हेलो दोस्तों, तो ये हमारा ARO का थर्ड पेपर है। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और प्रैक्टिस सेट सेकंड करा चुका हूँ और उनमें भी मतलब 140 प्रश्न थे दोनों में। तो अगर आपने वो वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। तो अब है हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केस भारतीय कम्युनिस्ट से नहीं जुड़ा था। जो मेरठ षड्यंत्र था वो भारतीय कम्युनिस्टों से जुड़ा था, कानपुर भी जुड़ा था और पेशावर भी जुड़ा था। जो लाहौर कॉन्स्पायरेसी थी, जो लाहौर षड्यंत्र था, ये नहीं जुड़ा था। ये भारतीय कम्युनिस्ट से नहीं जुड़ा था। ये जुड़ा था जो एक शांस थे, तो ये इनकी हत्या से जुड़ा था। और इसी कारण से जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो ये इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इसी जो लाहौर कॉन्स्पायरेसी से इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो अब है हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखित पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। जो अंग्रेजी अनुवाद था वो माइकल मधुसूदन दत्त इन्होंने किया था। और जो नील दर्पण के राइटर थे वो दीनबंधु मित्र। जो नील दर्पण बुक थी उसके राइटर दीनबंधु मित्र थे और अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया था। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। वर्ष 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश और शामिल थे। मतलब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, ये 73 के तहत था, यहाँ थोड़ा मिस हो गया। तो 3 जज और थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एली जहां इम्पे। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो 1773 में जो कोर्ट स्थापित किया गया था तो उसमें जो पहले जज थे वो कौन थे। तो एली जहां इम्पे थे। अब है हमारा चौथा प्रश्न। तो मंगल पांडे ने 1857 में बैरकपुर में अपने अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बैरकपुर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जो मंगल पांडे जी थे ये 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। तो आप ये भी प्रश्न ये भी बनता है कि जो मंगल पांडे जी थे वो किस इन्फेंट्री से थे। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो अब है हमारा पांचवा प्रश्न। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ये था बंगाल गजट था। और जो हिंदी में पहला था वो था उदंड मार्तंड। ये हिंदी का था, ये इंग्लिश का था। तो ये जुगल किशोर जी थे, जुगल किशोर। तो आप ये ध्यान रखें। अब है हमारा छठा प्रश्न। मई जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है। तो वो है नोवाक जोकोविच। तो अब है हमारा सातवां प्रश्न। जून 2023 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है। जो भारत की रैंक है वो है 126वीं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री थी 163। और जो फर्स्ट पे था वो था आइसलैंड था।
तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो पहले पे है वो कौन सा देश है, वो आइसलैंड है, और हमारा जो भारत है वो 126वें पे है 163 देशों में से। तो अब है हमारा 8वां 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो ये डॉक्टर माधव हाड़ा थे, तो इनको दिया गया था। और ये एक बिड़ला फाउंडेशन है, बिड़ला फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है ये। तो ये वाला अब कर लेंगे 9वां। तो अब हम बढ़ते हैं, और ये 10 वाला भी आप कर लेंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 10 वाले का और 11वें वाले का। तो अब है हमारा 12वां प्रश्न। तो किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब की। तो अब है हमारा 13वां प्रश्न। तो नीचे सूफी संप्रदाय और उसके संस्थापकों का मिलान दिया गया, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो कादरी संप्रदाय, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये बिल्कुल सही है। और फिरदौसी संप्रदाय, ये बदरुद्दीन, ये भी सही है। और नक्शबंदी संप्रदाय, ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये भी सही है। ये जो चिश्ती संप्रदाय था, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का था, ना कि निजामुद्दीन औलिया। तो ये वाला गलत है हमारा। तो आंसर इसमें हमारा डी रहेगा। जो चिश्ती संप्रदाय था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अब है हमारा 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जमीन बौसी सिजदा की प्रथा को समाप्त किया था। तो जो इस प्रथा को समाप्त किया था वो शाहजहां ने समाप्त किया था। अब है हमारा 15वां प्रश्न। अद्धा और वक्फ सल्तनत काल में किस सल्तनत काल से जाने जाते हैं। तो ये क्या थे। तो ये थे सिक्के, ये सिक्के थे। और अब है हमारा 16वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया। तो ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। मतलब ये जो हमारा चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 था, इसकी सफल लैंडिंग हुई थी। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। अब है हमारा 17वां। तो निम्न यौगिक को उनके अनुप्रयोगों से संबंधित किया गया है। सत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो सत्य है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, टेट्रा एथिल लेड। ये एंटीनॉक एजेंट होता है, और जिंक का हम गैल्वेनीकरण के लिए प्रयोग करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। और जो टैक्सोल है वो कैंसर रोधी दवाओं में यूज किया जाता है, टैक्सोल का। और जो नाइट्रोसेल्यूलोज है उसका हम विस्फोटों में इसका प्रयोग करते हैं। अब है हमारा 18वां प्रश्न। आवर्त सारणी की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें पूछा है जो आवर्त सारणी की विशेषता नहीं है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो यही है इसका जो राइट आंसर है, यही है, विशेषता नहीं है। तो यही है। अब है हमारा 19वां। तो वर्ष 1927 में गठित साइमन कमीशन में किसके सुझाव पर एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। तो वो था लॉर्ड इरविन के कहने पर एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया था। ये 7 सदस्यीय कमेटी थी, इसमें सारे लोग अंग्रेज ही थे, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया। अब है हमारा
20वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया था? जो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय जी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर सी है। अब है हमारा 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट का प्रयोग कीजिए। जो बंगाल विभाजन था वो 1905 में हुआ था, और जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो 1885 में हुआ था, और जो स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था, और जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 1942 में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा पहले आएगा 2, तो 2, और फिर आएगा हमारा 1, फिर आएगा हमारा 3, और फिर आएगा हमारा 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब है हमारा 22वां प्रश्न। तो फ्लोएम के संबंध में असत्य कथन को पहचान करें। तो जो इसका जो राइट असत्य कथन है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। तो ये असत्य कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब है हमारा 23वां प्रश्न, निम्न सूचियों में असत्य युग्म को पहचानें। तो जो असत्य युग्म है वो पहचानना है। तो पेप्सिन एंजाइम का विखंडन करती है, ये बिल्कुल सही है। और जो डीएनए है प्रोटीन निर्माण का सूचना स्रोत है, ये भी बिल्कुल सही है। और एमाइलेज स्टार्च के सरल शर्करा में विखंडन है, ये भी बिल्कुल सही है। जो हार्मोन है एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है, ये नहीं है। तो यही है इसका राइट आंसर। जीवों के वर्गीकरण में वर्ग, क्लास और फैमिली के मध्य कौन सा स्तर आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गण आता है। तो गण है। 25वां है। अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 वर्ष की आयु में किस आंदोलन से जुड़ी थी और एक सेना का भी गठन किया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब है हमारा 26वां प्रश्न, किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल लतीफ जी को मुस्लिम पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है बंगाल में। तो इन्होंने एक मोहम्मडन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आप ये भी याद रखने। अब है हमारा 27वां, वर्ष 1937 में प्रांतों में गठित कांग्रेस की सरकार कितने समय तक कार्यरत रही? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 माह तक कार्यरत रही थी। अब है हमारा 28वां प्रश्न, सर्वाधिक मीथेन उत्सर्जन का स्रोत का चयन करें। तो जो आर्द्र भूमियां होती हैं उसमें सर्वाधिक मीथेन उत्सर्जन होता है। अब है हमारा 29वां प्रश्न, तो लैक्टिस आवास किस प्रकार के आवास से संबंधित है? और ये लैक्टिस आवास जो है तालाब और दलदल से संबंधित है। अब है हमारा 30वां प्रश्न, तो अधिनियमों के उनके वर्षों के अनुसार जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो हमारा 1986 में था। तो ये 86 से है। तो और जो वायु प्रदूषण अधिनियम था वो हमारा 1981 से था, 1981 में आया था। और अनुसूचित जाति एवं पारंपरिक वन निवासी ये 2006 में था। अब हमारा बचा वन संरक्षण अधिनियम, तो ये हमारा 1980 में था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है फर्स्ट का सेकंड से, और बी का फोर्थ से। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारा फर्स्ट बनता है, फर्स्ट का सेकंड से, बी का फोर्थ से। तो अब है हमारा 31वां प्रश्न, तो ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये जो जीव है वो मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। अब है हमारा 32वां प्रश्न, यूएनईपी के तत्वाधान में हुए विभिन्न बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के संबंध में असत्य युग्म पूछा है।
तो जो असत्य युग्म है इसमें वो है हमारा सी, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। ये 1992 में नहीं हुआ था, ये 2013 में हुआ था। जो कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज था वो 1979 में हुआ था, और जो कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन द वर्ल्ड कल्चर ये 1972 में था। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट 1994 में था। अब है हमारा 33वां प्रश्न। तो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो इसमें पूछा है कि शामिल नहीं है, तो सही कूट, बैटरी अपशिष्ट है, पैकेजिंग है, और रेडियो और सूक्ष्म उद्यम। तो ये इनमें सभी हैं, इनमें से सभी, तो ये सब हैं। अब है हमारा 34वां प्रश्न। कृषक प्रजा पार्टी जो बंगाल की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना थी वो फजलुल हक ने की थी 1937 में 1937 में बंगाल में इसने मतलब सरकार बनाई थी बंगाल में। अब है हमारा 35वां। भारत की प्रथम स्नातक महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? वो थी कदम्बिनी गांगुली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कदम्बिनी गांगुली। अब है हमारा 36वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने हिंदू ग्रंथ भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वो थे चार्ल्स विल्किंस। तो इन्होंने जो हमारी भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब है हमारा 37वां। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 के विषय में असत्य कथन पूछा है। तो हम देखते हैं ऊपर जो असत्य कथन है वो क्या है। तो जो असत्य कथन है, COP15 की अध्यक्षता चीन के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। COP15 का आयोजन कनाडा में हुआ, ये बिल्कुल सही है। COP15 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GVF का अपनाना था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा बचा, तो ये बिल्कुल गलत है। वैश्विक जैव फ्रेमवर्क में 2025 में समाप्त हो रहा है, तो ये गलत है हमारा। 38वां है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? जो वनों का प्रतिशत है वो है मिजोरम में। मिजोरम में हमारा है 84.53%। और इसके बाद जो सेकंड पे है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो जो सेकंड पे है वो अरुणाचल है, फर्स्ट पे मिजोरम है। अब है हमारा 39वां प्रश्न। प्लेसर निष्पक्ष में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो जल द्वारा अघर्षित प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। तो अब है हमारा 40वां प्रश्न। तो कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में उनके अलोह खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों में विहीन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों। अब है हमारा 41वां कथन है दो, और दूसरा कारण है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक हैं। तो इसमें हमें बताना है तो ये एक कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। कृषि मतलब पृथक मतलब अलग अलग है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहन किया है, तो ये सही है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है डी, फर्स्ट असत्य है तथा आर सत्य है हमारा 42वां प्रश्न। तो भारत के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित होने के कारण शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लौह अयस्क की उच्च लागत के कारण। अब है हमारा 43वां प्रश्न। तो भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो भारत का क्षेत्रफल
विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है? नहीं, ये गलत है हमारा, 3% नहीं है। भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा में भासोत पर्वत अवस्थित है? ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। तो अब है हमारा 44वां प्रश्न। निम्न में से हिमालय की लंबाई कितनी? हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। तो और जो एनसीईआरटी है उसमें 2500 किलोमीटर भी दिया है। तो अब है हमारा 45वां प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी एक नदी तंत्र जिस पर क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उस प्रवाह अपप्रवाह श्रेणी दो द्रोणी कहते हैं? ये बिल्कुल सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपप्रवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है वो जल विभाजक होता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, फर्स्ट और सेकंड। तो अब है हमारा 46वां प्रश्न। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1988 में हुई थी। अब है हमारा 47वां प्रश्न। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड का कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य रहता है वो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। तो इसका जो कार्य है वो है हमारा उसको अवशोषित करती है। अब है हमारा 48वां प्रश्न। तो सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में मनाया जाता है से संबंधित है? तो वो है उड़ीसा से संबंधित है नुआखाई। तो अब है हमारा 49वां प्रश्न। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार चीन आयोजित करता है। अब है हमारा 50वां। महात्मा गांधी सेतु स्थित है? तो महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। अब है हमारा निम्नलिखित में से किन गेटों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो अब है 52वां प्रश्न। तो 52वां है पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जो पौधों की वृद्धि को कैस्कोग्राफ से मापते हैं। और जो कोलरोमीटर है इसका प्रयोग रंगों की तीव्रता के लिए रंगों की तीव्रता के लिए किया जाता है। और जो कैरेटोमीटर है वो गोल्ड की शुद्धता मापता है। और ये पेरिस्कोप है तो ये पनडुब्बी में इसका यूज किया जाता है। अब है हमारा 53वां प्रश्न। तो इसमें दो कथन दिए हैं। तो ए है रोपण कृषि के लिए विकसित उद्योग व बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। तो रोपण का पूछा है तो ये सही है हमारा। रोपण कृषि के उत्पादन बिक्री के लिए होता है तो ये भी सही है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। ए एंड आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अब है हमारा 54वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देश दिए हैं और यहाँ लौह अयस्क दिए हैं जो खनन केंद्र हैं। तो इसमें पूछा है जो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है ये वाला रूस वाला मैगेंटोगोर्स्क ये सही है। फ्रांस नॉर्मंडी में है। स्वीडन किरूना में है। और ये जो कुजबास है ये यूक्रेन में नहीं है, ये रूस में है। तो इसका जो मतलब सही नहीं पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो अब हमारा है 55वां प्रश्न। जून जुलाई 2023 में आयोजित किए जा रहे एकता
2023 अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव और भारत से। तो पूछ लिया जाता है, एक था 23, तो ये मालदीव और भारत से है। अब है हमारा 56वां प्रश्न, जुलाई 2023 में जारी निर्यातक तैयारी सूचांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? तो जो भारत का शीर्ष स्थान पर था वो था तमिलनाडु। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा 57वां प्रश्न, जुलाई 2023 में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान लॉन्च किया गया था? तो ये था उत्तर प्रदेश में। तो ये पूछा जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो अब है हमारा दो सूची दी गई है, तो इसमें एक सूची में नहर है, दूसरी में जोड़ती है। तो कौन सी नहर किसको जोड़ती है? और इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं। तो अब है हमारा जो कील है वो हमारा एल्ब, ज्वार नदमुख व बाल्टिक सागर में है। तो ये हो गया सेकंड से। और जो सू है वो हमारा सुपीरियर झील व ह्यूरोन झील को है। तो ये हो गया फोर्थ से। और जो पनामा है वो हमारा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में है। और जो सुएज है वो भूमध्य और लाल सागर में है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो सेकंड, फोर्थ और थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट बनता है, फर्स्ट वाला। तो अब है हमारा 59वां प्रश्न, तो निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो सबसे बड़ा जो पठार है वो है कोलोराडो। तो अब है हमारा 60वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से अंतर्महाद्वीपीय है? तो जो अंतर्महाद्वीपीय है वो पूछा है। तो जो अंतर्महाद्वीपीय है तो ये जॉर्जिया है और टर्की है। तो जो ये अंतर्महाद्वीपीय नहीं है, लाओस और ट्यूनीशिया, ये अंतर्महाद्वीपीय नहीं है, ये टर्की और जॉर्जिया है। जो इसका राइट आंसर है वो है 2 और 3। तो अब है हमारा 61वां प्रश्न, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है? तो वो जो हमारी छाया 21 जून को सबसे छोटी दिखाई देती है। तो 21 जून है। अब है हमारा 62वां प्रश्न, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णीय बादलों से बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। हमारा 63वां प्रश्न, निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? जो गेहूं की फसल पर है वो रस्ट लगता है। अब है हमारा 64वां प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यूपी की थारू जनजाति है। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो अब है हमारा 65वां प्रश्न, तो जो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। जो सही कथन है उसको चुनना है। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग में 14% हिस्से में पाई जाती है, नहीं। और इस मिट्टी की फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, नहीं। यह मिट्टी रेह, थूर और चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। तो ये सही है हमारा, जलोढ़ रेह, थूर और चौपन के नाम से जानी जाती है। तो यही सही है। अब है हमारा 66वां प्रश्न, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम किस साल लॉन्च किया गया था? तो ये 1954 में लॉन्च किया गया था। अब है हमारा 67वां प्रश्न, तो दो सूची दी गई है, यहाँ हमें बताना है जलवायु फर्स्ट के प्रकार और क्षेत्र। तो जो उष्ण कटिबंधीय सवाना है वो मतलब कहाँ है? तो जो उष्ण कटिबंधीय सवाना है वो प्रायद्वीपीय पठार में है।
और गर्म मरुस्थल कहाँ पे है, ये पश्चिमी राजस्थान में है। और जो ध्रुवीय प्रकार है वो है हमारा मानसून है, वो है तमिलनाडु कोरमंडल पे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 2 2 3 4 1। तो ये है 2 3 4 1, तो सेकंड वाला है बी। अब है हमारा 68वां प्रश्न। तो कोरी जिस स्थान कोरी निवेश का जिस स्थान पर स्थित है वह है, तो ये है कच्छ का रन। जो कोरी निवेश का है ये कच्छ के रन में स्थित है। अब है हमारा 69वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो है हिमाद्री श्रेणी है। तो अब है हमारा 70वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो यहाँ पूछा है जो प्राचीन वलित पर्वत नहीं है वो है एंडीज पर्वत। ये प्राचीन नहीं है, अभी नया है। यूराल प्राचीन है, अरावली प्राचीन है, अल्पसियन प्राचीन है। तो अब है हमारा 71वां। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच की सीमा पर स्थित नदी कौन सी है। तो जो नदी है वो है रियो ग्रांडे। तो अब है हमारा 72वां प्रश्न। तो जो अमीर खुसरो हैं, दो सूची दी गई हैं तो हमें सम्मिलित करनी है। अमीर खुसरो कासगंज से हैं, ये कासगंज से रिलेटेड है। और जो मिर्जा गालिब हैं वो आगरा से। और जो चक बस्त हैं वो लखनऊ से हैं। और जो कैफी आजमी है वो आजमगढ़ से हैं। तो अब हमारा जो बनता है तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4, तो ये डी वाला बन रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो अब है हमारा 73वां प्रश्न। तो 73वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई। तो ये सही है। प्राथमिक देखरेख में 1980 में, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल फर्स्ट है। तो अब है हमारा 74वां प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दधीची कुंड अवस्थित है। जो दधीची कुंड है वो है मिश्रिख में, सीतापुर में। तो इसका जो राइट आंसर है बी है। अब है 75वां। तो निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 1956, ये सही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, तो ये 20 में नहीं था, ये 2022 में था, 22 में था। तो ये वाला गलत है। तो यही पूछा था ऑप्शन में, जो सही नहीं है। तो अब है हमारा 76वां प्रश्न। तो जो 76वां है, खेल दिए गए हैं और जिला दिया गया है। तो जो टेबल टेनिस है वो आगरा में है, और बैडमिंटन गौतम बुद्ध नगर में है। और जो बॉक्सिंग है वो कुशीनगर से संबंधित है, और जो फुटबॉल है वो हाथरस से। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है 1 2 3 4, तो फर्स्ट वाला ही है। अब है 77वां प्रश्न। तो जो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या 20 है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्रों की संख्या 9 है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा क्षेत्र 10, तो ये नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो फर्स्ट एंड सेकंड है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकंड। अब है हमारा 78वां प्रश्न। कथन दिए गए हैं, हमें जो सही है वो बताना। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग था, ये सही है। और दूसरा है हमारा
उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भावर क्षेत्र है? नहीं, ये नहीं है हमारा। अब है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल व यमुना तट पर हुआ है? ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 1 एंड 3। तो अब है हमारा 79वां प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नवभूमि वेटलैंड क्षेत्र है, तो जो वेटलैंड क्षेत्र है वो है हमारा सोनभद्र। अब है हमारा 80वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश पीलीभीत तथा निकास बलिया जिला में होता है? ये सही है। यमुना नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में व इसका समापन प्रयागराज में होता है? नहीं, ये गलत है। मेरठ व गाजियाबाद यमुना नदी के तट पर स्थित हैं? ये सही है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो 1 एंड 3 है, बी वाला। अब है हमारा 81वां प्रश्न। अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो जो टोडरमल थे वो सीतापुर से थे। सीतापुर, जो इसका राइट आंसर सीतापुर है। तो अब है हमारा 82वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में किसे डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो इसको डॉल्फिन सेंचुरी की मान्यता मतलब प्रस्तावित की गई है इसके लिए। तो अब है हमारा 83वां प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? जो वाटर टैक्सी की सेवा है वो वाराणसी में की जाएगी। तो 84वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी? जो क्षेत्रीय फिल्म सिटी है वो गोरखपुर में बनाई जाएगी। अब है हमारा 85वां प्रश्न। ब्रिटिश काल में भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो जो पहली पूर्ण जनगणना हेनरी वाल्टर ने कराई थी, हेनरी वाल्टर। तो अब है हमारा 86वां प्रश्न। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका गठन मई 1999 में हुआ था? नहीं, तो इसका गठन हुआ था 2000 में। अब है यह पहले योजना आयोग के अंतर्गत था? बिल्कुल सही है। तो मई 2005 में इसे पुनर्गठित कर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लाया गया? ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 एंड 3। अब है हमारा 87वां प्रश्न। तो नई विदेश व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 31 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2030 में भारतीय निर्यातक $2 ट्रिलियन तक करना है, ये सही है। और इस नीति के 5 स्तंभ हैं, ये सही नहीं है। इस नीति के 4 स्तंभ हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वाला बनता है। तो यहाँ ऑप्शन कट गया है हमारा। तो अब है हमारा 88वां प्रश्न। तो प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले एक वक्र को कहा जाता है? तो वो बेकर वक्र कहा जाता है इसको। अब है हमारा 89। विश्व व्यापार संगठन WTO के अंबर बॉक्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी अथवा समर्थन को रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वे सब्सिडीज जो व्यापार को विरूपित करती है। इसका राइट आंसर सी है। अब है हमारा 90वां प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता, उपयुक्त में से कौन सा UNDP द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का आयाम है? तो जो
इसमें जो प्रति व्यक्ति आय है ये नहीं रहता है, स्वास्थ्य रहता है, शिक्षा रहता है, जीवन निर्वाह रहता है। तो राइट आंसर बनता है 1, 2, 3। अब है हमारा 91वां प्रश्न, जो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक की सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत करता है। अब हमारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो वो है आर्टिकल अनुच्छेद 200 के तहत। अब है हमारा 93वां प्रश्न, केंद्रीय राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है भाग 11 में है। तो अब है हमारा 94वां प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो अब है हमारा 95वां प्रश्न, तो 95वां, निम्नलिखित युग्मों में एक सुमेलित नहीं है। कानपुर नगरपालिका परिषद, ये नगरपालिका परिषद नहीं है, ये नगर निगम है, नगर निगम। तो यही वाला हमारा सम्मिलित नहीं है। बाकी गाजियाबाद नगर निगम में है, लखनऊ छावनी परिषद है, काकोरी नगर पंचायत में है। अब है हमारा ये दो कथन है, तो इसमें बताना है। तो अब है हमारा 97वां प्रश्न, राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्ति की जाती है। अब है हमारा 98वां प्रश्न, MSME से संबंधित समितियों में जुड़े सूचियों का मिलान कीजिए। तो ये कमेटी है और ये स्थापना वर्ष है। तो हमें जो मिलान करना है, जो नायक कमेटी थी वो हमारी 1991 में थी, और जो आबिद हुसैन कमेटी थी वो 95 में थी, और जो SL कपूर कमेटी थी वो 97 में थी, और जो SS कोहली कमेटी थी वो थी 2000 में। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो बनता है 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 है हमारा। अब है हमारा 99, विश्व स्तर पर रेशम के उत्पादन में संबंधित देशों के उनके स्थान पोजीशन के स्थान के साथ कूट सही करें। तो जो हमारा वियतनाम है, देश है, स्थान वियतनाम जो है वो चौथे पे आता है, और जो उज्बेकिस्तान है वो तीसरे पे आता है, और जो भारत है वो हमारा सेकंड पे आता है, और जो चीन है वो फर्स्ट पे आता है। तो हमारा 4, 3, 2, 1 बनता है, 4, 3, 2, 1। तो जो 4, 3, 2, 1 है वो है 4, 3, 2, 1। तो ये बी वाला है, बी वाला राइट आंसर है हमारा। ये है हमारा 100वां प्रश्न। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, तो ये कुशीनगर में नहीं किया गया था, ये गोरखपुर में किया गया था, गोरखपुर तो जिले में किया गया था। तो ये गलत है हमारा। इस योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है, यह योजना बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा केवल 2। तो अब है हमारा 101वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है
वो है इजराइल। जो इजराइल है वो 30% उसका उसमें आता है। तो अब है हमारा 102वां। दो सूची दी गई हैं। जो स्वर्णिम त्रिकोण है वो हमारा है दक्षिण पूर्व एशिया में, और जो बरमुंडा त्रिकोण है वो है हमारा उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर। और जो सुदूर पूर्व का चावल है कटोरा कहा जाता है वो है हमारा चीन में, वो है हमारा म्यांमार में। और जो रेड बेसिन है वो है हमारा चीन में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 2413। 2413 वी है इसका राइट आंसर। अब है हमारा हाँ, दो सूची दी गई है जनजाति और राज्य। जो टोडा है वो हमारी तमिलनाडु में पाई जाती है, ये वाली जनजाति। और जो लेपचा है ये सिक्किम में है। और जो बीर होर है ये हमारा मेघालय में है। और जो गारो है वो झारखंड में है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 3142। तो इसका बी है। अब है हमारा 104वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? जो ध्वस्त नगर नहीं है वो है हमारा चरखारी। तो अब है हमारा 105वां प्रश्न। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। तो 106वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसको यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया गया? तो कनाडा को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया गया था। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पूछा है जो सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो बर्लिन जर्मनी में से सुमेलित नहीं है। तो अब है हमारा 108वां, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। तो ये जो अरविंदो आश्रम है तो ये पौंडीचेरी में है। अब है हमारा 109वां प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वो है बी कुरियन जी। अब है 110वां प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो वो है पंजाब में। अब है 111वां प्रश्न। तो जो श्रीलंका है वो हरे में कोलंबो में है। श्रीलंका कोलंबो में है। और जो मालदीव है वो रंगून में है। और जो वर्मा है वो माले में है। और जो जिम्बाब्वे है वो हरारे से है। और जो मॉरिशस है पोर्ट लुइस से है। तो इसका जो बनता है 32145। तो 32145। तो ये हमारा बी वाला बनता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। अब है हमारा 113वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? वृक्षों की सुरक्षा से था। अब है 114वां, भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये है हमारा मैसूर में, भाषा संस्थान मैसूर में है। अब है 115वां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। अब है 116वां, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड में। अब है 117वां, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो है न्यूयॉर्क में। 118वां प्रश्न है, कैगा जनरेटिंग स्टेशन पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा में स्थित है। तो ये जो है वो कर्नाटक में है।
तो अब है हमारा 119वां प्रश्न। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो वो है सिंडी। ये साईं जी के लिए प्रसिद्ध है। तो अब है 120वां, तवांग मठ कहाँ स्थित है? जो तवांग मठ है वो है अरुणाचल प्रदेश में। अब है हमारा 121वां प्रश्न। तो 100 पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो जो पीटर स्क्वायर है वो वेटिकन सिटी में है। अब है हमारा 122वां प्रश्न। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुंको तैवई। जुंको तैवई। तो अब है हमारा 123वां। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला थी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। तो इसका राइट आंसर ये है। तो अब है हमारा 124वां प्रश्न। तो पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? जो पहला चॉकलेट बार था वो किसने बनाया था? तो हमारा राइट आंसर है जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था। तो 125वां प्रश्न है। अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो है रुचिरा कंबोज को। अब है 126वां प्रश्न। वर्ष 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइकल रोसेन को। अब है हमारा 127वां प्रश्न। पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया? तो हमारा जो राइट आंसर है वो 6 लोगों को प्रदान किया गया था। अब है 128वां। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो वो है सिंगापुर के। अब है हमारा 129वां प्रश्न। हाल ही में संपन्न सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत ने। तो ये रीजनिंग के हैं, ये आप कर लेना 30वां, 31वां, 32वां। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये 33वां भी है। अब इधर देखते हैं। और ये 34वां भी है, 35वां, 26वां, 36वां और ये 37वां भी आप कर लेना। तो अब है हमारा 138वां प्रश्न। ADH हार्मोन का पूरा नाम क्या है? जो ADH का पूरा नाम है एंटी ड्राई यूरेटिक हार्मोन। तो इसका एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन ADH की फुल फॉर्म है। अब है हमारा 139वां। असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो जो असत्य युग्म है, जो विटामिन है और इसके रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी को E300 के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल है। और जो विटामिन ई है वो फाइलोक्विनोन के नाम से नहीं जानी जाती है, टोकोफेरॉल के नाम से जानी जाती है, फेरॉल। तो यही हमारा सही नहीं है, असत्य युग्म है। जो विटामिन डी है वो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानी जाती है। तो अब है हमारा 140वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जो जल में घुलनशील विटामिन है A, D, E के, ये गलत है। तो जो B और C है वो जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन B एंड C नहीं। तो इसमें जो वसा में घुलनशील है वो है A, D, E, E, K। तो ये अपोजिट है। तो इसमें दोनों गलत हैं हमारे। तो मैं जो जल में घुलनशील हैं वो B एंड C हैं, जो वसा में है A, D, E, K हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो
वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।